नमस्कार। मैं राजेंद्र जैन। मेरी आवाज सुनो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक शक्तिशाली राजा के राज्य में वहां की जनता हमेशा सुरक्षित रहती है। हम बात कर रहे हैं हमारे शरीर के नर्व सिस्टम की। नर्व सिस्टम को हमारे शरीर का शहंशाह क्यों कहा जाता है, ये जानने के लिए हम आपको मिलवाते हैं बॉम्बे हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजी के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश सिंह से, जो मुंबई से ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राकेश सिंह, मेरी आवाज सुनो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्ते। मैं डॉक्टर राकेश सिंह, मैं इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं बेसिकली स्ट्रोक मतलब पैरालिसिस अटैक का स्पेशलिस्ट हूँ। मैं बॉम्बे में, मुंबई में बॉम्बे हॉस्पिटल और ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। सर, आप अपने हॉस्पिटल के बारे में भी कुछ जानकारी दीजिए। बॉम्बे हॉस्पिटल ये एक न्यू मरीन लाइंस के पास में बॉम्बे का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पे सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, सभी इमरजेंसीज और इलेक्टिव ऑपरेशन, सभी रोगियों का इलाज, स्पेशली स्ट्रोक का इलाज यहाँ हॉस्पिटल में बहुत अच्छी तरह से होता है। सर, अपने ये नर्व सिस्टम को शरीर का शहंशाह क्यों कहा जाता है? नर्वस सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारा सांस लेना, हमारा हार्ट का चलना, हमारा पेट का चलना, हाथ पांव का चलना, देखना, सभी बॉडी के जो अंग हैं ये सभी नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। सो अगर नर्वस सिस्टम काम नहीं करे तो ये सभी चीजों का कंट्रोल चला जाता है। जैसे सांस लेना बंद हो जाएगा, हार्ट भले ही धड़कता रहेगा पर उसका कंट्रोल नहीं रहेगा। इसीलिए चूंकि नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, इसीलिए उसे शहंशाह कहते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल छोटी उम्र में ही दिखने की समस्या शुरू हो जाती है, तो क्या नर्व सिस्टम से इसका कोई संबंध है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। बच्चों में, हमेशा छोटे बच्चों में उनके कान के और आंख का चेकअप जल्दी से जल्दी करना चाहिए। जैसे 2 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में, क्योंकि बहुत सारे जो आंख के दिखने के प्रॉब्लम है स्पेशली बच्चों में, ये आंखों के कारण ही होता है रादर देन नर्वस सिस्टम के कारण। जैसे बच्चा पढ़ नहीं रहा है, पढ़ाई में कमजोर है, मूल कारण उसका आंख से कम दिखना है, जो कि सादा चश्मा लगा के ठीक हो सकता है। अगर हम बच्चों का चेकअप अर्ली उम्र में, मतलब 2 साल की उम्र में और 5 साल की उम्र में करें तो ये सब समस्या दूर हो सकती है और दिखने का प्रॉब्लम कम हो सकता है। तो ये पैरालिसिस का अटैक क्यों आता है? पैरालिसिस का अटैक का मतलब है किसी भी एक अवयव या एक अंग का न काम करना। जैसे एकदम से एक आंख से दिखना कम हो जाना, हाथ का हिलना कम हो जाना, पांव का हिलना कम हो जाना, न बोल पाना या न समझ पाना, कोई सी भी इसमें से अगर कोई सा भी सिम्टम 1 सेकंड में या 1 मिनट में हो जाए तो वो पैरालिसिस का अटैक है। मूलतः पैरालिसिस का अटैक 2 कारणों से होता है। एक, अगर खून का सप्लाई ब्रेन के अंदर कम हो जाए तो, जिसको सादा भाषा में क्लॉट बोलते हैं, मतलब अगर ब्रेन की धमनियां बंद हो जाए, उसमें क्लॉट हो जाए तो पैरालिसिस का अटैक आता है। और दूसरा कारण है रक्तस्राव होना, मतलब खून बह जाना। पैरालिसिस के अटैक के मेन 2 कारण हैं। एक, खून का बंद हो जाना मतलब क्लॉट हो जाना, और दूसरा है खून का बह जाना, मतलब जैसे कट लगने के बाद खून बहता है, वैसे जब सिर के अंदर खून बह जाता है उससे भी पैरालिसिस का अटैक आ सकता है। तो इन शॉर्ट, कोई सा भी बॉडी का भाग अगर एकदम से काम करना बंद कर दे तो वो पैरालिसिस का अटैक है, और उसके 2 कारण हैं। दोनों का ट्रीटमेंट उसके हिसाब से अपने को डिसाइड करना पड़ता है। सर, फिर ये पैरालिसिस का ट्रीटमेंट क्या है? अब जैसे कि मैंने कहा कि पैरालिसिस का अटैक 2 कारणों से आता है। एक, खून का बंद हो जाना मतलब क्लॉट हो जाना। अगर खून का क्लॉट हो गया है, मतलब खून बहना बंद हो गया है एक भाग में, तो उसको खोलने का इंजेक्शन या ऑपरेशन सोचना पड़ेगा। जो पैरालिसिस का अटैक का इलाज है, मतलब जो क्लॉट का इलाज है, वो जितनी जल्दी शुरुआत करे उतना अच्छा रहता है। एक बार ब्रेन को डैमेज हो जाए तो वो रिकवर नहीं होता, वो परमानेंट डैमेज होता है। इसीलिए कभी भी पैरालिसिस का अटैक आए तो जितना जल्दी हो सके उतना हॉस्पिटल में जाना चाहिए। सीटी स्कैन या एमआरआई करके देखना चाहिए कि खून बहना खून क्लॉट हुआ है या खून बह गया है। अगर खून क्लॉट हुआ हो
मतलब खून पहुंच नहीं रहा है ब्रेन के अंदर, तो पहले 3 घंटे के अंदर इंजेक्शन देके उस नली को खोला जा सकता है। अगर हम 3 घंटे के बाद पहुंचते हैं तो बहुत बार अंदर से स्टेंट डाल के उस क्लॉट को बाहर निकाला जा सकता है। पर ये सभी ऑपरेशन ब्रेन को परमानेंट डैमेज होने से पहले करने चाहिए, इसीलिए समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पैरालिसिस का अटैक आने के बाद जितनी जल्दी हॉस्पिटल में जाए उतना अच्छा है। अगर खून बह गया है, मतलब ब्लीडिंग हुआ है ब्रेन के अंदर, तो ब्लीडिंग को रोकना जरूरी है। सो अगर सीटी स्कैन पे लगे कि खून बहा है, तो ऑपरेशन करके खून जहां से बह रहा है उस नली को बंद करना पड़ता है। सो उसका भी ऑपरेशन जितना जल्दी हो सके उतना आवश्यक है। फिर ये ब्रेन डेड किसको बोलते हैं? ये बहुत आजकल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब जैसे कि हमने कहा कि ब्रेन को हम लोग शहंशाह बोलते हैं। अगर ब्रेन काम करना बंद कर दे तो सांस कृत्रिम रीति से, मतलब वेंटिलेटर से दिया जा सकता है। सो जब तक वेंटिलेटर चलेगा तब तक सांस चल सकती है, हार्ट भी चल सकता है, पेट भी चल सकता है, पर कंट्रोल नहीं रहेगा। तो ऐसी कंडीशन जिसमें बाकी के सब अंग काम कर रहे हैं, जैसे किडनी हुआ, हार्ट हुआ, सांस हुआ, भले उसको सपोर्ट लग रहा हो पर वो काम कर रहे हैं, पर ब्रेन काम नहीं कर रहा है, उसको ब्रेन डेड कहते हैं। एक बार पेशेंट ब्रेन डेड हो जावे तो वो वापस से नहीं आ सकता। हम सपोर्ट देके उसको कुछ दिन तक, कुछ घंटों तक रख सकते हैं, इसलिए उसको ब्रेन डेड कहा जाता है। मतलब पेशेंट डेड है पर बाकी के ऑर्गन काम कर रहे हैं। यह एक ऐसी कंडीशन है जहां पे अंगदान के बारे में हमें सोचना चाहिए। मतलब समझिए पेशेंट यंग है और उसके बाकी अवयव अच्छे हैं, तो ये एक कंडीशन है जहां पे हम मतलब डॉक्टर्स लोग हमेशा अंगदान करने के बारे में सोचते हैं, और हमें उसके बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए कि कम से कम वो मनुष्य तो हमारे साथ नहीं है, पर उसके अंग किसी दूसरे को काम में आ सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक काम कर सकते हैं। सर, आजकल हेल्दी बने रहना एक चैलेंज बन गया है। हम नर्व सिस्टम को, अपनी बॉडी को किस प्रकार हेल्दी रख सकते हैं? हेल्दी रखने के बहुत सारे नुस्खे सभी लोग बताते रहते हैं, पर मुझे लगता है कि 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी उम्र के हिसाब से डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है, तो भले ही आपको कोई सिम्टम ना हो, कोई तकलीफ ना हो, पर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज ये 2 ऐसी चीजें हैं जिसको हमेशा जिंदगी भर कंट्रोल में रखना चाहिए, भले ही दवा से हो, एक्सरसाइज से हो। सो बीमारी के हिसाब से डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, रेगुलर व्यायाम करना चाहिए, मतलब एक्सरसाइज, कम से कम 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दौड़ने जाइए, आप चलने जाइए, आप जिम में जाइए, कुछ भी कीजिए, पर 30 से 40 मिनट का एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। बचे हुए 2 चीजें हैं, अपना खान पान, मतलब 2 टाइम का समय पे खाना, हमेशा अच्छा खाना खाना चाहिए। अच्छा खाना मतलब फ्रूट्स हुआ, वेजिटेबल हुआ, और घर में बनी हुई हर चीज अच्छी है। नियम के हिसाब से 3 ही बॉडी के दुश्मन मैं हमेशा कहता हूं, नमक, शक्कर, तेल और घी। ये जितना कम खाने में हो उतना हमारे लिए अच्छा है। और 5वां इंपॉर्टेंट चीज है नींद। कम से कम 6 से 8 घंटे की सुकून से नींद अगर आ जाए तो वो बॉडी को हेल्दी रखता है। तो इन शॉर्ट, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना खाना और 6 से 8 घंटे की नींद, अगर हम इतना करेंगे तो हम बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक नर्व की एक्सरसाइज के लिए या नर्व सिस्टम की एक्सरसाइज के लिए कोई योगा या कोई विशेष इंजीनियरिंग टूल के बारे में अगर कोई जानकारी हो तो बताइए सर। ऐसा है कि जब पैरालिसिस का अटैक आ जावे तो कमजोरी एक साइड में आती है। उस कमजोरी को ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वहां पे जब भी कोई दुनिया में अगर वीकनेस है तो ताकत लाने का एक ही जरिया है, एक्सरसाइज। सो कोई सा भी अगर अंग वीक है तो उसको एक्सरसाइज करना है, या आपको अपनी ताकत बढ़ानी है तो भी एक्सरसाइज करना है। फिजियोथेरेपी ये एक एक्सरसाइज का भाग है। फिजियोथेरेपी एक ऐसी ब्रांच है जहां पे एक्सरसाइज एक ट्रेंड लोग करवाते हैं। सिमिलरली अगर बहुत जगह पे दुख रहा है और वो दवाओं से कंट्रोल में नहीं आ रहा है, या दवा काम नहीं कर रही है, या दवा का साइड इफेक्ट हो रहा है, तो मसाज हुआ या एक्यूप्रेशर हुआ, एक्यूपंक्चर हुआ, ये सभी चीजें भी उनके रोल में आती है ताकि दुखना कम हो जाए और बॉडी कड़क ना हो, इन शॉर्ट स्टिफ ना हो। सो वहां पे फिजियोथेरेपी का, एक्यूपंक्चर का, एक्यूप्रेशर का, मसाज का, सब चीज का रोल है, बट हर चीज का रोल लिमिटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल फिजियोथेरेपी का है। वैसे एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर ये ट्रीटमेंट नहीं है, केवल दर्द को कम करने के केवल वो साधन है। एब्सोल्युटली,
मतलब एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर से जो तकलीफ है वो कम हो जाती है, बट मूल जो बीमारी है उसका इलाज चालू रहना चाहिए और उसका इलाज उसके हिसाब से ही होना चाहिए। एब्सोल्युटली करेक्ट। डॉक्टर साहब, यदि ये पॉजिटिविटी, मेडिटेशन, रीडिंग बुक्स, क्या ये हमारे नर्व सिस्टम को हेल्दी रखने में हेल्पफुल है? यस, हमारी बॉडी एक मशीन की तरह है। अगर मशीन चलती रहे तो उसमें जंग नहीं लगता है, अगर मशीन को बहुत दिनों तक रख दिया जाए तो उसमें जंग लग जाएगा। वैसा ही है, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा हार्ट अच्छे से पंप करता है, हमारा पचन क्रिया अच्छा रहता है, हमारी सांस अच्छे से चलती है, जो प्राणायाम कहते हैं बेसिकली वो हार्ट, वो लंग का एक्सरसाइज है। सो जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना हमारे हर पुर्जे चलते रहेंगे और वो लॉन्ग टर्म तक, मतलब बहुत दिनों तक अच्छे रहेंगे। ब्रेन के लिए एक्सरसाइज ये है कि पढ़ना, बोलना, सोशल इंटरेक्शन जो कहते हैं, मतलब अपने विचार व्यक्त करना, लिखना, मतलब ब्रेन की एक्टिविटी जितनी रहेगी वो हमारे लिए ब्रेन का एक्सरसाइज है। सो हर अंग का एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है और जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए अच्छा है। वैसा फिर नर्व सिस्टम के लिए, जैसे आपने योगा के बारे में बताया, मसाज, फिजियोथेरेपी, इनके बारे में बताया, तो ये इनके कुछ न्यूट्रिशंस का भी, इनका कोई नर्व सिस्टम को हेल्दी रखने में क्या हेल्पफुल है? यस, अब जैसे कि हर ब्रेन को और हर ऑर्गन को अच्छा न्यूट्रिशियस रखने के लिए बहुत सारे विटामिन की जरूरत होती है, जिसके नाम है B1, B2, B6, B12, विटामिन डी, ये सब हमने सुना होगा। सो नॉर्मली B12 जो विटामिन है यह वेजिटेबल खाने में, मतलब वेजिटेरियन खाने में बहुत कम होता है। सो जो लोग प्योर वेजिटेरियन है उन लोगों को विटामिन B12 का सप्लीमेंट जरूर लेना चाहिए। जहां तक विटामिन डी का सवाल है, हम सब लोग आजकल एसी में और कारों में रहते हैं, सो सूर्य प्रकाश जिससे विटामिन डी बनता है वो बहुत कम हो गया है, वो कम एक्सपोज होता है बॉडी को, इसलिए बॉडी में विटामिन डी कम बनता है। इसलिए हम ही सभी लोगों को सूर्य में जाना चाहिए, मतलब सूर्य प्रकाश में जाना चाहिए। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो विटामिन डी का सप्लीमेंट ले लेना चाहिए। जो प्योर वेजिटेरियन है उनको B12 का सप्लीमेंट लेना चाहिए। इसके अलावा भी हमारा खाना अगर हेल्दी हो, मतलब खाने में सब साग सब्जी हो, फ्रूट्स हो, तो मोस्ट ऑफ द विटामिन, मतलब एक्सेप्ट विटामिन B12, बाकी सब विटामिन की सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। पर अगर किसी कारणवश हम खाना नहीं खा पा रहे हैं, जैसे बहुत बार लोग हफ्ते में 4 दिन उपवास करते हैं या किसी कारणवश नहीं खा पाते हैं, उन लोगों को विटामिन का सप्लीमेंट की जरूरत है। बट बाय एंड लार्ज हेल्दी रहने के लिए एक्सेप्ट विटामिन डी और B12 बाकी विटामिन के सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। अब डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिए कि अपने, जैसे आपने सूर्य का प्रकाश लेने को कहा, तो ये सूर्य का प्रकाश लेने का एक सही टाइम है और इसका ये मैक्सिमम टाइम कितना होना चाहिए? नियम के हिसाब से जो 11-12 बजे, मतलब जब पूरा सूर्य निकल चुका हो, जिसकी रेज अपने बॉडी पे पड़े, उस समय पे कम से कम आधा से पौन घंटा हमें सूर्य के अंदर रहना चाहिए। सो आइदर हम उस समय चल सकते हैं, घूम सकते हैं, पर क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से हर आदमी के लिए वो फिजिबल नहीं है। पर अच्छे सूर्य प्रकाश में 30 से 40 मिनट रोज रहना विटामिन डी के लिए अच्छा है। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज सुनो को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। थैंक यू, सभी अच्छे से रहें, यही इच्छा है। थैंक यू सर।